डियर स्टूडेंट, मेरा नाम विकास सोनी आईपी है और आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आईपी क्लासेस। तो इस यूट्यूब चैनल पे हम कर रहे हैं फिजिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम। मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, जो कि आपको काम आएगी आपके अपकमिंग 2021 के एनडीए एग्जाम के लिए, एयरफोर्स के एग्जाम के लिए, नेवी के एग्जाम के लिए, या अगर आप दे रहे हैं सीडीएस का एग्जाम। और अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं तो भी आपके जो कंसेप्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। और अगर आप 12th पास आउट हैं और आप 11th के कंसेप्ट पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो जो बच्चा इस चैनल पे नया आया है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम इस वीडियो के अंदर आज पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हालांकि हमने इससे पीछे वाली वीडियोस के अंदर इस नए चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और इससे पहले भी हम कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस मिस कर दी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाओगे तो आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। सबसे पहली जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो ये हमारा पार्ट नंबर 37। तो चलिए जी, ज्यादा वक्त ना गुजारते हुए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार सब बच्चे लेट्स फायर जरूर लिखेंगे कमेंट के अंदर, ताकि मुझे पता लग सके कि कौन कौन बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हमने जैसा कि चैप्टर का नाम आपको बता रहे हैं, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को पढ़ना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, है ना। न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड 3 लॉ दिए थे। ये पहला लॉ हालांकि पीछे वाली वीडियो में बता दिया था, लेकिन तीनों को आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तीनों तो नहीं, पहले 2 लॉज तक ही पहुंच पाएंगे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको पता हो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इस लॉ में कहा गया कि अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट के अंदर है, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो भैया वो रेस्ट पे रहना चाहता है। अगर वो पहले से ही यूनिफॉर्म मोशन में है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो वो चाहेगा कि वैसे ही मूव करता रहे। यानी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता। कब तक चेंज नहीं करना चाहता? अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर बाहर से फोर्स नहीं लगाते, आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगा। मैथमेटिकली मैं तुम्हें बताना चाहूं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इसका क्या मीनिंग है? अब आपको पता बेटा, एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन। अगर फोर्स जीरो है, इट मीन मास इनटू एक्सेलेरेशन जीरो हुआ। अगर मास इनटू एक्सेलेरेशन जीरो है तो ये सिर्फ 2 ही कंडीशन में हो सकता है, या तो मास जीरो हो या तो एक्सेलेरेशन जीरो हो। बोलेंगे सर मास जीरो थोड़ी होगा, अब ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो सर आपने ये जो ऊपर वाली कंडीशन लिखी ये तो गलत है। तो हाँ, दूसरा ये केस हो सकता है कि एक्सेलेरेशन कैन बी जीरो। अब एक्सेलेरेशन भी जीरो दो तरह से हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो, या फिर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है बेटा वो कांस्टेंट हो, यानी वो यूनिफॉर्म मूव कर रहा है। वेलोसिटी जीरो का मतलब कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, और यूनिफॉर्म कांस्टेंट का मतलब वो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन में है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा इसमें 2 चीजें आती हैं, एक होती है वैल्यू और एक होती है डायरेक्शन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यहाँ पर वैल्यू भी क्या रहेगी? सेम रहेगी, और जो डायरेक्शन है वो भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो कंक्लूजन ये निकला मेरे भाई कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो जैसा वो पहले है वैसे ही रहेगा, वो अपने आप को बदलेगा नहीं। तो पहले पॉइंट में देख ही सकते हैं कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है ना वो चेंज नहीं होगी, जैसे है वैसी रहेगी, यानी वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। एक्सेलेरेशन क्या होगा बेटा? जीरो होगा। दूसरा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने कौन सा कंसेप्ट दिया? इनर्शिया का। तो इनर्शिया भी आपको पता होगा, बॉडी की इनएबिलिटी की वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। लास्ट वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखा ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं, इनर्शिया का कंसेप्ट आपको मिल जाएगा उस वीडियो को देख के। तो इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। इनर्शिया मैंने आपको बताए थे 3 तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये तो था लास्ट की वीडियो के अंदर भी। तो अब अगली पार्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा किसका कंसेप्ट? कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आपको जानना पड़ेगा, लीनियर मोमेंटम के बारे में। अब लीनियर मोमेंटम वर्ड को देखते ही माइंड में लीनियर बोले तो लाइन, मोमेंटम बोले तो मोमेंट, है ना, लाइन वाली मोमेंट, ऐसे कुछ फीलिंग्स ही आ रही होगी। तो चलिए समझते हैं कि लीनियर मोमेंटम है क्या। We know that it is harder to get more massive object moving from rest than a less object। अभी थोड़ी देर पहले जब इनर्शिया का मैंने थोड़ा थोड़ा जिक्र किया, अब मैं तुमसे पूछ लूं भैया, एक तुम्हारे पास ऐसी छोटी सी चीज है, एक तुम्हारे पास बड़ी चीज है, बिल्कुल ठीक है, दोनों रेस्ट पे हैं। अब किसको मूव करवाना आसान है, किसको मुश्किल है? तो बोलेगा सर इस ए वाले को मूव करवाना आसान है, बी वाले को करवाना मुश्किल है। तो भैया ये तुम्हें कैसे पता लगा? ये पता लगा था बेटा उसके इनर्शिया की प्रॉपर्टी से।
जैसे इनर्शिया बताता है किसी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने में कितना ज्यादा या कम फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, इनर्शिया से पता लगता है। बिल्कुल वैसे ही मैं अगर बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है, तो भैया किसको रोकना आसान है, कितना आसान है? तो रोकने वाली अगर फीलिंग आए ना, तो किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए कितना आपको वर्क करना पड़ेगा, वो आसान काम है ये मुश्किल काम है? भैया ये पता लगाया जाता है किसके कंसेप्ट से, मोमेंटम की कंसेप्ट से। किसके कंसेप्ट से? मोमेंटम की। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीनियर मोशन की ना, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए इसको कहा गया लीनियर मोमेंटम। अब एक्चुअल में लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करें अगर हम, तो मैं बोल सकता हूँ कि लीनियर मोमेंटम जब देखा गया कि एक ऑब्जेक्ट को जब रोकने की कोशिश की जाए, तो ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए दो फैक्टर आगे आते हैं, दो फैक्टर आगे आते हैं। एक तो उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, और दूसरा वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये दो फैक्टर डिसाइड करते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल तुम्हें बोलूं कि भैया देखो, अगर आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट है, आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ये वाला पहला ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, लेकिन नीचे वाला चल रहा है आपका 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। देखो मास तो दोनों का सेम है एकदम, लेकिन एक फास्ट चल रहा है, एक स्लो चल रहा है, तो शायद आपको नीचे वाले को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा, ऐसा होगा ना। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर आया? मास फैक्टर नहीं आया मेरे भाई, दोनों का सेम था। यहाँ पर वेलोसिटी वाला फैक्टर आड़े आया है ना, वेलोसिटी की वजह से बी वाले को रोकना थोड़ा मुश्किल है, नीचे वाले को। अब दूसरे एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट ये लिया और एक ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा ले लिया। मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट भी आपका 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये नीचे वाला भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन ऊपर वाले का मास m1 है, नीचे वाले का मास m2 है। अब जरा देखो तो नीचे वाले का मास ज्यादा है, ऊपर वाले का मास कम है, तो मैं पूछूं किसको रोकना मुश्किल है? अब भी बोलोगे सर दूसरे वाले को रोकना मुश्किल है। क्या यहाँ पर वेलोसिटी की वजह से ऐसा हुआ? नहीं ना, यहाँ पर ऐसा हुआ मास की वजह से। वेलोसिटी की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यानी रोकने की अगर जब बात आए, तो मास भी आगे आता है और वेलोसिटी भी आगे आता है, तो इसलिए तो मोमेंटम को चेक किया गया, लीनियर मोमेंट देखा गया कि लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन बोथ मास एंड वेलोसिटी। तो हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करते टाइम एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास पहुंच चुकी है कि लीनियर मोमेंटम जो होता है ना हमारा, वो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट होता है, किस सॉरी वो प्रोडक्ट होता है किसका? मास एंड वेलोसिटी का। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को, वो अगर मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपके पास फैक्टर आएगा ना, मास इनटू वेलोसिटी वाला फैक्टर, इसी को हम लीनियर मोमेंटम के नाम से जानते हैं, और इसको पी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा और समझते हैं इसको। तो मैं तुम्हें अभी अभी फॉर्मूला बताया कि अगर हम सिंपल मैग्नीट्यूड वाइज बोलें, वैल्यू वाइज बोलें, तो मास को तुम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया। लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया एरो। तो पी वेक्टर यानी लीनियर मोमेंटम जो हुआ, वो हुआ मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि मास तो स्केलर होता है तुम्हारा। अब पहले यूनिट की बात करें, तो भैया हमारा जो एसआई सिस्टम होता है ना, जो मेन सिस्टम होता है, इसके अंदर अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, तो मास को तुम किलोग्राम में लिखते हो, वेलोसिटी को तुम मीटर पर सेकंड में लिखते हो, तो तुम्हारा लीनियर मोमेंटम का ऐसा यूनिट बन चुका है। और अगर गलती से कहीं सीजीएस सिस्टम का पूछ ले भैया, सीजीएस सिस्टम का, तो किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और सेकंड तो एज इट इज आएगा। अब फिर बारी आई कि क्वांटिटी किस टाइप की है, तो अभी अभी मैंने बताया ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसकी डायरेक्शन हो। अब डायरेक्शन कौन सी होगी? डायरेक्शन कौन सी होगी? तो तुम अगर इसके फॉर्मूले में देखो, तो यहाँ पर वेलोसिटी तुम्हें दिख रही है, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की, वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की। तो डायरेक्शन में क्या लिखोगे? सेम एज ऑफ, सेम एज ऑफ वी। जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वही मोमेंटम मानेंगे। अगर आपका एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी हम कौन सा कंसीडर करेंगे? नीचे वाला कंसीडर करेंगे। क्लियर? अब डायमेंशन फॉर्मूला बना लिया जाए। अब आप देखिए जरा इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला है इसका मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m, वेलोसिटी का होता है L1 t माइनस का 1। तो आप बना लीजिए टोटल क्या बन गया, m1 बना, L1 बना, t माइनस का 1 बन चुका है डायमेंशन फॉर्मूला। जी चलिए जी, छोटे से एग्जांपल की ओर। मैंने तुम्हें कहा अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा? बोले सर बड़ा आसान है, मास कुछ भी हो, वेलोसिटी तो जीरो है ना इसकी, रेस्ट पे है, तो मोमेंटम हुआ जीरो। यानी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हमेशा क्या होता है? जीरो। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो इसका मोमेंटम हुआ जीरो। लेकिन अब देखो जरा, अगर यही ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए किसी भी स्पीड से, क्या इसका कुछ मोमेंटम आ जाएगा? बिल्कुल मोमेंटम आ गया। कितना आया? 5 मल्टीप्लाई बाई 2, इट्स 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए मोमेंटम आ गया ना। लेकिन हमेशा मोमेंटम किसका होगा? सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट का होगा, रेस्ट वाले का कोई मोमेंटम नहीं होता। अब मैंने क्यों बताया मोमेंटम?
चलो ठीक है, बता तो दिया सर। अब ये जो लीनियर मोमेंटम नाम की चीज है, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं, मुझे बताओ। बिल्कुल किया जा सकता है। लेट अस सपोज एक बॉल है, स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी। अगर ये रेस्ट पे थी तो भैया मोमेंटम कितना था, 0 था। इतने में मैं आया, मैंने क्या किया, इस पे ऐसे लात मार दी। क्या किया, इसको ऐसे लात से पुश कर दिया। अब जब पुश करेंगे तो क्या ये मूव करने लग जाएगा, बिल्कुल मूव करने लग जाएगा। लेट अस सपोज मूव करने लगा और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड आ गई। मास मैं मान लेता हूँ, लेट अस सपोज इसका मास भी 2 केजी है। तो यार जब ये मूव करने लगेगा तब भी तो मास 2 केजी रहेगा। स्टार्टिंग में मोमेंटम तुम्हारा कितना था, 0 था। अब मोमेंटम मुझे बता दो कितना हो गया। मोमेंटम हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल्स टू, ये लेट अस सपोज P1 था, ये P2 हो गया। कितना हो जाएगा, 4 केजी मीटर पर सेकंड। यानी हमने इसका मोमेंटम चेंज कर दिया। बताओ कैसे चेंज किया। तो तुम बोलोगे सर हमने इस पे लात मारी। लात मारने का मतलब आपने भैया इस पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। अगर तुम इस पे लगाते हो फोर्स, इसका मोमेंटम हो जाता है चेंज। क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल देखो। मान लीजिए ये बॉल 2 किलो वाली है, हमारी वही 2 किलो वाली बॉल। पहले से ही ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। फिर से हमने इस पे लात मारी, हमने लगाया फोर्स। अब 5 से क्या हुआ, मान लीजिए ये फास्ट हो गया। स्लो भी तो हो सकता है, सामने से मारे। तो मान लीजिए ये 5 से हो गया 7 मीटर पर सेकंड। पहले मोमेंटम था 5 गुना में 2, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और अब कितना हो गया, 7 गुना में 2, ये हुआ 14 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या मोमेंटम में चेंज आया, हाँ या ना। बोले सर यस, मोमेंटम में चेंज आया। कौन लेके आया, फोर्स लेके आया, है ना। इस बार मोमेंटम इंक्रीज हुआ। अगर सामने से फोर्स लगाता, क्या पता वेलोसिटी 5 से कम होके 0 हो जाती, तब भी मोमेंटम चेंज आता। तो दिमाग में एक आया कि हाँ यस, हाउ कैन वी चेंज द मोमेंटम, सर बाय अप्लाइंग फोर्स। बाय अप्लाइंग फोर्स। तो भैया ये जो फोर्स है ना, इससे तुम मोमेंटम को चेंज कर सकते हो। फोर्स से मोमेंटम को चेंज कर सकते हो। भैया सर क्यों बता रहे हो इतना कुछ, क्योंकि ये सब काम आने वाला है न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर। न्यूटन अंकल जी अपना सेकंड लॉ लेके आए। क्या लेके आए, उन्होंने कहा द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। कहता है लीनियर मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। क्या 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 क्या, फिर से सुनो। अगर मैं तुम्हें बोल दूं ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ भी मोमेंटम है, लेट अस सपोज पहले वाला मोमेंटम P1 है, चाहे वो 0 है चाहे कुछ भी है। ठीक है, मोमेंटम है ना इसका। ये मोमेंटम कब तक चेंज नहीं होगा यार, जब तक तुम फोर्स नहीं लगाओगे। और जैसे ही तुमने इस पे लगा दिया फोर्स, तो क्या हो जाएगा, इसका ये जो मोमेंटम है ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ये मोमेंटम किस रेट से चेंज होगा, क्या ये मोमेंटम स्लो स्लो चेंज होगा, क्या ये मोमेंटम फास्ट फास्ट चेंज होगा। ये सब डिपेंड करता है इस अप्लाइड फोर्स पे, इस एक्सटर्नल फोर्स पे, इस अप्लाइड फोर्स पे। तो न्यूटन के सेकंड लॉ में यही कहा गया कि भैया अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो किसी पे, अगर आप किसी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो चेंज इन मोमेंटम को लिखा डीपी। डी का मतलब स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट की बात हो रही है ना, यहाँ पर देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखा है, ना कि चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हर सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीपी बाई डी से। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये है मेन क्या, मेन मैथमेटिकल फॉर्म किसका, न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये आपका जो डीपी बाई डी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड के। ठीक है। और ये ध्यान देना कि ये जो मोमेंटम का जो चेंज होगा ना, ये किस डायरेक्शन में होगा, ये उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स अप्लाई करोगे। ठीक है ना, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम तुम्हारा क्या होगा, चेंज होगा। तो दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। आई थिंक सो समझ आ गया होगा आपको न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको और हम चेंज करना चाहेंगे, इस चीज को चेंज करने के लिए सर क्या करें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन आप देख रहे हो, इसका यूज करके कुछ फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं। आपने फोर्स का फॉर्मूला एम ए पढ़ा हो, एफ इज इक्वल टू एम ए पढ़ा हो, बिल्कुल पढ़ा होगा आप बच्चों ने, वो इसी से बना है। लेकिन वही नहीं, एक और फॉर्मूला होता है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ कि अभी अभी हमने देखा कि न्यूटन जो है ना, उसने अपने सेकंड लॉ में बोल दिया कि जितना तुम फोर्स अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग जो है ना मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, डीपी बाई डी। बिल्कुल सही है सर, ये बात आपकी बिल्कुल 100% सही है। फिर मैंने कहा भैया इससे तुम दो फॉर्मूले बना सकते हो, एक किस केस में, कांस्टेंट मास वाले केस में, और एक किस केस में, कांस्टेंट वेलोसिटी वाले केस में। सर ऐसे कैसे, क्या क्या कह रहे हो, क्या मोमेंटम तुम्हें पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, बोले सर बिल्कुल होता है। तो क्या यहाँ पर मैं p की जगह mv लिख सकता हूँ, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना d इंटू यहाँ पर बना mv बाई dt बन गया। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलो एक बार मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटा देता हूँ, क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। लेट अस सपोज जो कांस्टेंट आया वो k आया। क्या आया? k। मैंने यहाँ लिख दिया k, d, यहाँ पर लिखा mv बाई dt। ठीक है मेरे भाई, इधर भी मैंने एक बार ये लिख दिया, क्या f इज इक्वल टू k d mv बाई dt। हालांकि अगर हम k की वैल्यू चेक करते हैं किसी भी सिस्टम में, चाहे SI हो चाहे CGS हो, वो हमेशा हमें 1 ही मिलता है ना, 1 ही मिलता है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि जो हमारा f आया वो क्या आया, वो आया d m इंटू v बाई dt। इधर भी मैं लिख देता हूँ क्या, f इज इक्वल टू d mv बाई dt। बिल्कुल, इतनी कहानी तो समझ आई। अब देखो ये बना फोर्स का एग्जैक्ट फॉर्मूला। अब हमने इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करना है। अगर मैं बोलूं कि अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में कहा जाए कि जो जो मास है ना वो बदल नहीं रहा, उस केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब ये फॉर्मूला कैसे बदल जाएगा। देखो अगर ये मास तुम्हारा कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दो तुम, तो मास को मैंने निकाल दिया बाहर, तो क्या बच गया, ये बचा dv बाई dt। क्या बच गया, dv बाई dt। और dv बाई dt का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। तो तुम्हारा फॉर्मूला बन गया मास इंटू एक्सेलरेशन। आप सब बच्चों ने ये वाला फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा होगा, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन। और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा इस फॉर्मूले का यूज हम तब करते हैं जिस सिचुएशन में मास तुम्हारा क्या हो, कांस्टेंट हो, तभी ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब दूसरी सिचुएशन में मैं चलूं, अगर तुम्हें कहा जाए किसी पर्टिकुलर एग्जांपल में वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, मुझे बताओ। ये वेलोसिटी है, बाहर आ गई, क्या बचा, dm बाई dt बाहर अंदर बच गया। तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या आया, वेलोसिटी dm बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है। भैया ये वाला फोर्स का फॉर्मूला कब होता है, जब जिस सिचुएशन में मास तुम्हारा वेरिएबल हो, इसको कहा जाता है बेटा वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम में तुम्हें बताना चाहूंगा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे रॉकेट वाले, ठीक है ना, और भी बहुत सारे, जैसे किसी बेल्ट पे या किसी गाड़ी से कोई चीज गिर रही है, लीक हो रही है, लीकेज हो रहा है, किसी से मास लगातार रिड्यूस हो रहा है, तो उस जैसी सिचुएशन में फोर्स को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये दोनों फोर्स के फॉर्मूले हैं। और अगर आपको कहा जाए कि भी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में दोनों ही चेंज हो रहे हैं, दोनों ही वेरिएबल है, तो फोर्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो देखो इस तरह से बनेगा। d यहाँ पर लिखा मैंने m इंटू वी डिवाइड बाई dt है मेरे भाई। तो ये क्या बन गया, देखो एक बार क्या कीजिए, m को बाहर निकाल दीजिए, v का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, प्लस में एक बार v को बाहर निकाल दीजिए, dm का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू dt। तो ये वाला बन गया कॉमन फॉर्मूला। ठीक है मेरे भाई, ये बन गया कॉमन। और ये वाला कब, जब तुम्हारा मास कांस्टेंट हो, और ये वाला कब, जब तुम्हारा मास वेरिएबल हो। आई थिंक तो समझ आ गया होगा। देखना इस चैप्टर के, जब तुम्हें इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद जब तुम्हें मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाऊंगा, शायद तुम तब समझ पाओ इस वाले फॉर्मूले की और इस वाले फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस। शायद तुम्हें इतना ज्यादा डिटेल में ना समझ आ रहा हो, और लेकिन जब तुम न्यूमेरिकल करोगे तब तुम्हें सच में फील होगा कि सर वाकई में ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्मूले से, जैसे कि न्यूटन के सेकंड लॉ से तुमने देखा कि चाहे तुम कांस्टेंट मास की बात करो चाहे वेरिएबल मास की बात करो, दोनों ही केसेस में तुम कैलकुलेट तो फोर्स करते हो, है ना। तो अब हमें पढ़ना है फोर्स के कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में। फोर्स के बारे में ढेरों क्वेश्चन आते हैं आपके इन एग्जाम्स के अंदर, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले फोर्स है क्या। देखो फोर्स एक एक्सटर्नल इफेक्ट है। एक्सटर्नल इफेक्ट जो मतलब बाहर से भी, वैसे इंटरनल भी हो सकता है ये जनरली किसकी फॉर्म में होता है, ये होता है पुश की फॉर्म में या पुल की फॉर्म में। पुश मतलब धकेलना, पुल मतलब खींचना, है ना। किसी ऑब्जेक्ट पे या तो पुश लगेगा या तो पुल लगेगा, दो ही केस बनेंगे। और इन पुश और पुल से होगा क्या, इस पुल या पुश से होगा क्या, ये प्रोड्यूस कर सकता है या ट्राई टू प्रोड्यूस कर सकता है मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट पे है और आप अगर उस पे लगाते हो फोर्स, ठीक है ना, पुश करके लगाओ या आप इसको खींच करके यानी पुल करके लगाओ, तो आपके पुश या पुल से क्या हो सकता है, ये रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट जो है ना वो मोशन में आ सकता है। जरूरी है कि हर बार मोशन में नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम सिर्फ ट्राई करेंगे। हो भी सकता है मोशन में, नहीं भी हो सकता, वो तो डिपेंड करता है ना। जैसे दीवार को तुम खींचने लगो वो थोड़ी मूव कर जाएगी, लेकिन अगर वही छोटे से ब्लॉक को खींचो शायद वो मूव कर जाए। दूसरा, ये फोर्स क्या कर सकता है, ये स्टॉप कर सकता है या ट्राई टू स्टॉप कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट। कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो पहले से मूव कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं उसको फोर्स लगा के, जैसे पुश करके, या फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ पुल करके, क्या कर सकते हैं हम इसके मोशन को रोक भी सकते हैं। हम इस मोशन के इसके मोशन को रोक भी सकते हैं, मतलब ट्राई कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी रोका जा सकता है। और मैं बोलूं भी एक बहुत बड़ी ट्रेन है ना, वो कुछ इस तरह से मूव कर रही है, आपने क्या करना है, इसको पुश करना है, क्या इसको तुम रोक दोगे, नहीं रोक पाओगे ना। तो आप तो सिर्फ ट्राई करोगे, लेकिन हो तो सकता है ना छोटे केसेस के अंदर। तीसरा, हम क्या करवा सकते हैं फोर्स से, वी कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन।
हम फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कुल मिला के एक ही कंक्लूजन निकला भैया, फोर्स एक ऐसी दुविधा है, एक ऐसी दुविधा है पुश और पुल की फॉर्म में, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या चेंज हो सकती है, स्टेट चेंज हो सकती है। रेस्ट में है तो उसको मूव करवाया जा सकता है, अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट पे ला जाया सकता है, अगर कोई चीज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। ये सारे कारनामे जो है ना वो किसकी हेल्प से हो सकते हैं, ये फोर्स की हेल्प से हो सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, जनरली ज्यादातर 90% केसेस में कांस्टेंट मास वाला हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। दूसरा भी फॉर्मूला है मेरे भाई, वो भी। अब डायमेंशन फॉर्मूला की बात कर ही लेते हैं। तो भैया मास का डायमेंशन फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, m1 होता है। एक्सेलरेशन का भैया होता है L1t-2, और कुल मिला के बन गया m1 L1t-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला बन गया फोर्स का। अरे जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक तो जरूर करेगा, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फोर्स के जो क्या क्या काम करवा रहे हैं। जैसे देखिए आप, एक ब्लॉक था यहाँ पर, एक क्या था, ब्लॉक था, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इट मीन वो जो ब्लॉक था वो रेस्ट पे था, हमने उस पर कुछ फोर्स लगाया, ठीक है, और आपने क्या देखा, आपने फोर्स लगाया लेकिन बॉडी अभी भी मूव नहीं की, फाइनल वेलोसिटी अभी आप क्या देखिए 0 है, अभी भी वो रेस्ट पे, आपने ट्राई तो किया ना, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है, फोर्स इज ट्राइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, फोर्स सिर्फ ट्राई तो कर रहा है, कुछ हो तो नहीं पा रहा है इससे। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर ऑब्जेक्ट की पहले वेलोसिटी 0 थी, यानी वो रेस्ट पे था, और आपने लगा दिया फोर्स, और अब इस बार देखिए फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 है, मतलब वेलोसिटी कुछ आ गई, अब वो आ गया मोशन में, यानी इस बार फोर्स ने ऑब्जेक्ट को क्या करवा दिया, स्टार्ट करवा दिया, क्या करवा दिया, मोशन स्टार्ट करवा दिया, यानी उसने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दिया, ठीक है। आई थिंक सो समझ आया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है ना पहले से 0 वेलोसिटी नहीं है, यानी पहले से वो क्या कर रहा है, वो मोशन में है, मूव कर रहा है, आपने उस पर लगा दिया फोर्स, आपने क्या लगा दिया, लेट अस सपोज लगाया, थोड़ा सा फोर्स लगा दिया आपने, ठीक है, आपने उसी डायरेक्शन में लगाया जिस तरफ वो मूव कर रहा था, वो इस तरफ चल रहा था, मान लीजिए एक जैसे कार है इस तरफ जा रही थी, या एक साइकिल वाला इस तरफ जा रहा था, आपने पीछे से धक्का लगा दिया, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, है ना, इसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से थोड़ी बढ़ जाएगी। हम बोल सकते हैं कि अगर थोड़ा सा फोर्स लगाते हो थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए, उससे क्या इंक्रीज होगा, देखिए जरा ध्यान देना, क्या इंक्रीज हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, स्पीड की सिर्फ वैल्यू चेंज हुई, क्या उसने अपनी डायरेक्शन बदली, नहीं ना, क्यों, क्योंकि हमने फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाया जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन वही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ गया। और यही अगर आप मान लीजिए इस ब्लॉक पर, मैं अगर तुम्हें बोलूं कि ये जो ब्लॉक है बेटा, ये इस तरफ जा रहा था, और तुम उसको पीछे की तरफ पुल कर रहे हो, खींच रहे हो, मुझे बताओ क्या होगा, इस टाइम आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो डिपेंड करता है आपने कितना फोर्स लगाया, अगर बहुत ज्यादा लगा दोगे तो क्या पता कि पीछे आने लग जाए, जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, अगले डायग्राम में देखिए ना, अगर ये स्टार्टिंग में मूव कर रहा था यू वेलोसिटी से राइट हैंड साइड में, आपने फोर्स लगाया कौन सा, पुल वाला पीछे की तरफ, तो शायद हो सकता है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, डायरेक्शन अभी भी सेम है। नेक्स्ट देखें एक ऐसा एग्जांपल जिसके अंदर डायरेक्शन तुम्हारी चेंज हो रही है, क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैं तुम्हें ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं, जिस बच्चे ने नहीं देखा यार इसको भी जरूर जाके देख लेना, सर्कुलर मोशन पे कंप्लीट वीडियो बनाई थी, एक या दो। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हमेशा एक फोर्स जो होता है ना सेंटर की तरफ लग रहा होता है, आपको पता होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको लगातार घुमाता है। ये जो वेलोसिटी है इसकी जो वैल्यू है, जिसको हम स्पीड बोलते हैं, वो तो रहता है कांस्टेंट, लेकिन मोशन में डायरेक्शन और वेलोसिटी बदलती है, जैसे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो डायरेक्शन ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो डायरेक्शन ये है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर आ जाएगा तो डायरेक्शन कुछ इस तरफ हो जाएगी, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो सिर्फ डायरेक्शन बदलती है, फोर्स इस वाला हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है, एक ऐसा फोर्स जो सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, तो समझ जाना वो हमेशा 90 डिग्री पे होगा वेलोसिटी के। एक और एग्जांपल देखिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होगा, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब कब हो सकता है, देखो अगर मैं बोलूं तुम्हें एलिप्टिकल पाथ है किसी की पैराबोलिक पाथ है, या किसी की हाइपरबोलिक पाथ है मोशन की, ऐसे सब केसेस के अंदर आप समझ लेना, ऐसे आप सभी केसेस के अंदर समझ लेना कि जो फोर्स है ना, फोर्स वो किसी एंगल पे लग रहा है, थीटा 90 डिग्री नहीं है उस केस में, 90 तो इस केस में था जिससे सिर्फ डायरेक्शन बदल रही थी, लेकिन यहाँ डायरेक्शन भी बदलेगी, वैल्यू भी बदलेगी इस जैसी सिचुएशन में। आई थिंक सो क्लियर होगा तुम्हें फोर्सेस के कुछ एग्जांपल से। भैया अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स पे।
अब ये टॉपिक इतना ज़्यादा डिटेल में क्या सर आते हैं, आप इतना मुझे बता रहे हैं, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा यार, हम कोई 1 महीने में कोई कंप्लीट कोर्स नहीं कर रहे। मैं आपको 2 ढाई महीने में कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो एक-एक चीज़ बताऊँगा तो बहुत काम आएगी। अगर एक बार इनको समझ लिया ना, तो कभी किसी न्यूमेरिकल में, किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब तुम न्यूमेरिकल को सोल्व करने लगोगे कि हमेशा तुम्हें न्यूटन के अंदर फोर्स नहीं मिलेगा, तुम्हें और भी यूनिट मिल सकते हैं। तुम्हें न्यूटन के अलावा डाइन मिल सकता है और इवन डाइन के अलावा भी कुछ यूनिट मिलेंगे। अभी तुम्हें उनके साथ रूबरू करवा देता हूँ, देखो। तो फोर्स के भी कुछ यूनिट्स होते हैं। देखिए, फोर्स के यूनिट्स मेनली 2 तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं और ग्रेविटेशनल यूनिट्स होते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट्स में 2 आते हैं, न्यूटन और दूसरा आपका डाइन। न्यूटन तो आपको पता होगा, जो ऐसा यूनिट है, ध्यान बेटा, यहाँ स्मॉल एन कर लेना, न्यूटन पूरा नाम लिख रहा हूँ मैं। अगर यूनिट पूरा कभी भी लिखा जाता है ना, साइंटिस्ट के नाम पे हो, तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना, ठीक है ना। अब पूरे इस पेज पे शायद जहां भी कैपिटल एन है ना, उसको स्मॉल एन कर लेना, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। सेम एज इट इज डाइन वाले डी को भी छोटा कर लेना। तो एब्सोल्यूट यूनिट में 2 यूनिट होते हैं, न्यूटन और डाइन। न्यूटन होता है एसआई सिस्टम के अंदर और डाइन होता है सीजीएस सिस्टम में। इसी तरह से ग्रेविटेशनल यूनिट भी होते हैं, एक होता है किलोग्राम फोर्स एमकेएस सिस्टम में और दूसरा होता है बेटा ग्राम फोर्स सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? किलोग्राम का के छोटा कर देना और ग्राम का जी भी छोटा कर देना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन एब्सोल्यूट यूनिट्स की और इनमें भी न्यूटन की बात करें। ये न्यूटन जी है क्या? तो सबसे पहले सबसे मेन फोर्स का जो सबसे मेन यूनिट है, यानी जो एसआई यूनिट की अगर जब भी बात आएगी ना, तो नंबर 1 आप क्या याद रखोगे? न्यूटन को ही याद रखोगे। क्या याद रखोगे? न्यूटन को। जब पूरा लिखोगे तो एन हमेशा छोटा आना चाहिए और सिंगल लेटर लिखे तो कैपिटल एन। अब एक न्यूटन का मतलब कितना होता है, तो ये सब जानने के लिए हमें फोर्स का फॉर्मूला लिखना होगा। फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। भैया ध्यान रखना, अगर मास किसी बॉडी का 1 किलोग्राम है और अगर उसमें एक्सेलरेशन तुम्हारी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, तो फोर्स भी तुम्हारा 1 न्यूटन होगा। तो देखो, बड़ी आसानी से डेफिनेशन तुमने इसकी बना ली कि 1 न्यूटन का मतलब क्या है? 1 किलोग्राम मास और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। यानी कुल मिला के बन गया कि आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोल सकते हो। तो यहां से आप इसको याद कर लो। इसी तरह से एक सीजीएस यूनिट के अंदर भी यूनिट आता है जिसको डाइन लिखा जाता है। भैया डाइन के केस में अलग फॉर्मूला थोड़ी होगा, फोर्स का फॉर्मूला तो वही मास इनटू एक्सेलरेशन है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मास को आपने ग्राम में लिखा है, 1 ग्राम ले लिया, एक्सेलरेशन को तुमने ले लिया 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब जो फोर्स होगा वो आपका क्या कहलाएगा? 1 डाइन कहलाएगा। तो भी एक प्यारा सा रिलेशन बन गया ना कि 1 जो डाइन होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ये डायरेक्ट भी तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तुमसे पूछा कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, ऑप्शंस में तुम्हें ये चीजें दिख सकती है। या 1 आपसे डाइन पूछा कितना होता है, तो आपको ऑप्शन में ये चीज दिख सकती है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, याद कर लेना इन चीजों को। फिर इस न्यूटन और डाइन के बीच में भी आपस में एक रिलेशन होता है। 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन होता है। आप इसको चेक भी कर सकते हो यार, निकाल सकते हो। देखो जरा, जैसे किलोग्राम को मुझे ग्राम में बदलना है तो मैं 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। मीटर को मुझे सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बताओ कितना फैक्टर एक्स्ट्रा आया? 10 की पावर 5। तो देखो ये ही तो है मेरे भाई। तो 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। याद रखेंगे। ये तो थे जनरली जो आपको सबसे ज्यादा दिखते हैं। उसके अलावा कभी-कभी आपको 2 चीजें भी दिख जाती हैं। वो है आपका ग्रेविटेशनल यूनिट। ये कब दिखता है? जब ग्रेविटी का खेल हो, जब कहीं धरती माता को बुलाया जाए, जब धरती माता का बीच में इंटरफेयर आ जाए। तो पहला है आपका किलोग्राम फोर्स, के छोटा है मेरे भाई, किलोग्राम फोर्स। इसको कभी-कभी किलोग्राम वेट भी लिखा जाता है। और दूसरा है आपका ग्राम फोर्स या ग्राम वेट भी बोल दिया जाता है। अब पहले बात करें कि किलोग्राम फोर्स क्या होता है, तो देखो ये एक ऐसा फोर्स है जो प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं याद करने के लिए फिर से तुम्हें बता दूं, देखो फोर्स का वही फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मैं तुम्हें बोल दूं भी अगर 1 किलो है, और एक्सेलरेशन यहाँ पर अब सिंपल वाली नहीं है, अब ग्रेविटेशनल वर्ड आ गया, तो धरती माता वाली एक्सेलरेशन वो कितनी होती है? वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर तुम्हारा मास 1 किलो है और एक्सेलरेशन तुम्हारी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इस वाले फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 1 किलोग्राम फोर्स। क्या बोल देंगे बेटा? 1 किलोग्राम फोर्स। जरा आप इस चीज को ध्यान से देखें, 1 किलोग्राम फोर्स को, तो 1 किलोग्राम फोर्स लिखते ही समझ जाना कि ये जो आगे चीज लिखी हुई है ना, ये मास की आपके पास वैल्यू है। आपको इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास फोर्स आएगा। यानी आप एक ओवरऑल रिलेशन बना सकते हैं। 1 किलोग्राम फोर्स जो है ना, वो किसके इक्वल है? अभी अभी मैंने बताया 1 किलोग्राम का मतलब है 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये बन गया 9.8
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको तुम क्या बोल सकते हो, इसको तुम न्यूटन बोल सकते हो, तो ये आया 9.8 न्यूटन। तो देखो ऊपर यही तो लिखा है 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन होते हैं। अगर बोला 10 किलोग्राम फोर्स है तो इसका मतलब कितना हुआ, इसका मतलब 98 न्यूटन है। मैंने बोला 20 किलोग्राम फोर्स है, तो यार जितना भी तुम्हें ऐसे दे दिए एग्जांपल में, लेट अस सपोज, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेरे भाई ऊपर ऊपर, लेट अस सपोज किसी एग्जांपल में लिखा एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 20 केजी है, ऐसे लिखा वेट जो है ना वेट वो 20 केजी है या 20 केजी एफ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर तुम न्यूटन में पूछ रहे हो ना तो आपको 20 केजी को 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके जो आंसर आएगा वो आपका न्यूटन में आएगा। अभी तो सिर्फ ये आपको केजी मास दे रखा है, 9.8 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, तब जाके वेट आएगा इसका। इसी तरह से एक आता है सीजीएस के अंदर आपका ग्राम फोर्स, छोटा जी लगा लेना, ग्राम फोर्स, वही सेम फॉर्मूले से हम करते हैं, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा मास अगर 1 ग्राम है और एक्सेलेरेशन देखो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऐसे ही होती है सीजीएस में, मैं तुम्हें बोलूं तो होता है बेटा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इतना एक्सेलेरेशन है, इतना मास है, तो इस चीज को तुम 1 ग्राम फोर्स बोल सकते हो, 1 ग्राम फोर्स बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से वही स्टेटमेंट है, जस्ट पढ़ना है। तो 1 ग्राम फोर्स आपका 980 डाइन के बराबर होता है। ये कहाँ से आया, देखिए वही 1 ग्राम फोर्स का मतलब 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन जो आपकी है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपके पास आया 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको तुम क्या लिख सकते हो, इस चीज को डाइन लिख सकते हो, तो तुम्हारा 980 डाइन के बराबर आ गया। तो इस तरह से तुम इनको कंपेयर कर सकते हो। तो ये थे यूनिट्स। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें और, जैसा कि तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला दिखता है F इज इक्वल टू एम ए, मैं बोला 99% इन्हीं का यूज करेंगे, बहुत कम केसेस में तुम्हें वेरिएबल मास वाला मिलेगा यू डीएम बाई डी वाला। अब जैसा कि तुम्हें पता है एक्सेलेरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तुम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। और ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वैलिड कब है, ओनली इफ फोर्स इज चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन एंड द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। कहते हैं भैया ये वाला फॉर्मूला तभी लगाओगे जब तुम्हारा मास क्या हो, कांस्टेंट हो और फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो, ठीक है ना, तभी लगाओगे। और अगर मास कांस्टेंट ना हो तो भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो मास और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट ना हो तब का ये फॉर्मूला है। दोनों मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया, ये वाला फॉर्मूला कुछ बन के आता है आपका एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। एक बार एम को बाहर निकाला, वी का डेरिवेटिव किया, एक बार वी को बाहर निकाला, एम का डेरिवेटिव। ठीक है, और एक मैंने और आपको बताया था जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो और मास वेरिएबल हो तो क्या था, वी डी एम बाई डी टी, तब ये वाला फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है ना, इसको समझना याद रखना। अच्छा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता होगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी तुम्हें पता है, एक्सेलेरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर आप कंपोनेंट की वाइज लिखना चाहो, कंपोनेंट वाइज, जैसे फोर्स का मैं कंपोनेंट करूं, फोर्स का एक्स वाला कंपोनेंट अलोंग आई कैप, फोर्स का वाई वाला कंपोनेंट अलोंग जे कैप, फोर्स का जेड वाला कंपोनेंट अलोंग के कैप, और एक्सेलेरेशन भी तुम्हें कुछ इस तरह से दे रखी हो, तो क्या होगा अगर मास को तुम सिर्फ इस वाली एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो तुम्हारे पास फोर्स भी सिर्फ एक्स वाला आएगा। अगर तुम मास को वाई वाली एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो तुम्हारे पास फोर्स भी सिर्फ वाई वाली डायरेक्शन का आएगा। सेम चीज अगर मास को जेड वाली एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स भी तुम्हारा जेड डायरेक्शन में आएगा। तो भैया ये नीचे दे रखा है, छोटी छोटी सी बातें। लास्ट वन, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम कांस्टेंट स्पीड से चलाना चाहते हैं तो क्या उस पे कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, भैया बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला तुम्हारा एम ए होता है। अगर तुम चाहते हो एक्सेलेरेशन तुम्हारी जीरो, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब यही तो होता है ना, एक्सेलेरेशन जीरो हो, और एक्सेलेरेशन जीरो तो तभी होगी ना जब तुम्हारा फोर्स क्या हो, जीरो हो। इट मीन तुम्हें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को नहीं लगाना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मूव करवाने के लिए। बोले सर ऐसा तो नहीं होता, अगर हम एक कार को चलाना चाहते तो लगातार इंजन को फोर्स लगाना पड़ता है। फिर सर ये बात तो गलत हुई। भैया ये गलत नहीं है, ये सब बातें तब तब जब हम किसको इग्नोर करके चलते हैं, भैया फ्रिक्शन को इग्नोर करके चलते हैं। बट प्रैक्टिकल रियल लाइफ के अंदर फ्रिक्शन का कंसेप्ट होता है, इसको ओवरकम करने के लिए इंजन को लगातार एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए, है ना। बॉल थोड़ी देर बाद रुक जाती है ना अपने आप, वो फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। अगर फ्रिक्शन ना हो ना तो ये वाली कंडीशन 100% वैलिड है। व्हेन फोर्सेस इज रिटन विदाउट डायरेक्शन, अगर आप फोर्सेस की सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, और अगर फिर उसके अंदर पॉजिटिव फोर्स लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव फोर्स लिखने का मतलब होता है रिपल्सिव नेचर, और अगर नेगेटिव फोर्स है इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव नेचर। ठीक है ना, अगर आप फोर्स को सिर्फ वैल्यू वाइज देख रहे हो और फोर्स तुम्हारा पॉजिटिव आता है, इट मीन ये रिपल्सिव नेचर को इंडिकेट करता है, और अगर फोर्स तुम्हारा नेगेटिव आता है तो ये अट्रैक्टिव नेचर को इंडिकेट करता है।
पॉजिटिव फोर्स तो तुम्हें पता है कब आएगा, मैं तुम्हें बोलूं डायग्राम में तुम देखो, एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा, एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा, तो एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो रिपल्शन जो है ना, रिपल्शन यानी एक दूसरे को रिपेल करना इंडिकेट करता है भैया ये दोनों है ना सेम नेचर के हैं, और साथ में इनके बीच का जो फोर्स अगर तुम वैल्यू निकालोगे वो पॉजिटिव आएगा। और अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव की बात करें तब कब आएगा, जब जब वो दोनों क्या हो, एक दूसरे को रिपेल करे। जैसे मैं बोलूं एक प्लस का एक प्लस, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया ना, अगर मैं बोलूं नेगेटिव फोर्स की बात की जाए कि नेगेटिव फोर्स की वैल्यू है कहीं पर, आपने फोर्स को कैलकुलेट किया वो नेगेटिव आया, तो नेगेटिव इंडिकेट करेगा कि भैया वहां पर अट्रैक्शन लग रहा है। जैसे एक प्लस का चार्ज माइनस वाले को करता है, या एक माइनस वाला एक प्लस वाले को करता है, एक नॉर्थ वाला साउथ को अट्रैक्ट करता है, एक साउथ वाला नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। ऐसे सभी केसेस के अंदर तुम अगर फोर्स कैलकुलेट करना वो नेगेटिव ही मिलेंगे। तो नेगेटिव फोर्स मिलना इट मीन अट्रैक्टिव नेचर, पॉजिटिव फोर्स मिलना इट मीन रिपल्सिव नेचर। आई थिंक सो यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, बिल्कुल लास्ट, फिर वीडियो को खत्म करेंगे। क्या है, देखिए अगर हम बात करें हमारे नेचर के अंदर, तो हमारे नेचर के अंदर टोटल 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ठीक है ना। 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग रेंज होती है लगने की। उसमें मैं तुम्हें बताना चाहूंगा फॉर डिस्टेंस अप टू 10⁻⁻15 मीटर, अगर जो डिस्टेंस है ना 10⁻⁻15 मीटर की मैं बात करूं, इस डिस्टेंस पे एक स्पेशल फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो कि नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। तो आप यहाँ से याद रखिए नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है, वो आपका होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस के अंदर लग रहा होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर लग रहा होता है। लेकिन इसकी कंडीशन है कि डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, 10⁻⁻15 यानी फर्मी के लेवल का डिस्टेंस होना चाहिए, तो ये लगता है। और नेचर का सबसे वीक फोर्स की मैं बात करूं, तो नेचर का सबसे वीक फोर्स होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप सब बच्चों को पता है, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मासेस की वजह से होता है, तो ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग आपका न्यूक्लियर है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी चार्जेस के बीच वाला, एंड सबसे लास्ट में बारी आती है ग्रेविटेशनल की। फोर्सेस का जो रेशो होता है ना, वो ऑलमोस्ट आपको 10⁻43 मिलता है। जरा देख सकते हैं इस डाटा से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में कितना बड़ा है। ये कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक और आपका ग्रेविटेशनल के बीच में, ठीक है। इस डाटा से आपको थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना ग्रेविटेशन वाले फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात करूं, तो तुम्हारा जो ये न्यूक्लियर फोर्स है ना, न्यूक्लियर फोर्स ये लगभग 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किससे, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। एंड लास्ट देखिए कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि कोई फोर्स है, उसकी जो डायरेक्शन है और उसकी जो वैल्यू है वो लगातार सेम रह रही है, इस तरह के फोर्स को कांस्टेंट फोर्स बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं तुम्हें एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक को एक आदमी लगातार इधर 5 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, तो देखो लगातार अगर फोर्स की वैल्यू तुम्हारी 5 न्यूटन है और लगातार डायरेक्शन भी यही रह रही है राइट हैंड साइड में, तो इस तरह के फोर्सेस को हम कांस्टेंट फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे यही तक। हालांकि फोर्सेस के कुछ और भी टाइप्स हैं, लेकिन वो हम कल की वीडियो के अंदर करेंगे। फोर्स के कंसेप्ट को कल खत्म करेंगे, और बाकी और भी ढेर सारी चीजें आगे वाली वीडियोस के अंदर सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार इसको लाइक करना मत भूलना। जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो जो है वो अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहे। एंड जो बच्चा पीछे वाली वीडियो को मिस कर रहा है, जिसने मिस कर दी है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोस को भी देख सकता है। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके जरूर लिखना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।